खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती जितनी दिखती है और खबरों को समझने के लिए जरूरी है उसका नजरिया समझना। नमस्कार, खबरों का नजरिया लिए हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा न्यूज इनसाइट लेकर। आज बात करेंगे दुनिया में अचानक क्यों बदल रहा है मौसम। इसके बाद बात करेंगे आपकी सेहत की। तीसरी बड़ी खबर होगी सिंधु जल समझौते को लेकर कैसे घुटनों पर आया पाक। लेकिन इन खबरों के विश्लेषण से पहले ऐसी दो खबरें हम आपको बता रहे हैं जिसकी जानकारी आपके सामने किसी ने नहीं दी होगी। अब बात ग्लोबल वार्मिंग की और उसके विश्लेषण की। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी दुनिया पर संकट आने वाला है। इस बार भयानक तूफान से सुपर पावर अमेरिका घुटनों पर आ गया था। जहां सदी की बहुत बड़ी सर्दी पड़ी थी, वहां सबसे ज्यादा सर्दी अब भी पड़ रही है। जहां गर्मी होती है वहां पहले से ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक असर है। भारत में भी फरवरी के महीने में गर्मी शुरू हो गई थी, फिर मार्च में अचानक सर्दी शुरू हो गई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आज इसी का विश्लेषण हम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस से। ये यूएस के कैलिफोर्निया की तस्वीरें देखिए आप। तीन साल तक भीषण सूखा देख चुके कैलिफोर्निया के जलाशय सूख चुके थे। झीलों में कारें चल रही थी, लेकिन अब उन 17 में से 12 झीलें पानी से भर चुकी हैं और इनमें हाउस बोट तैर रही है। हैरानी की बात, इन्हीं झीलों में से एक फॉल्सम झील की तस्वीर है। ये एक झील है। देखिए, अमेरिका की सबसे ऊंची बांध वाली ओरिवल झील भी है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कुछ समय पहले यहाँ सूखा पड़ा था और यहाँ अब कारें चल रही। जहाँ अब कारें चल रही थी वहाँ अब हाउस बोट चल रहे हैं, क्योंकि पहले सूख कर वो समतल हो गई थी और सड़क की तरह बन गई थी। लेकिन बर्फबारी से के बाद वो झील फिर अपने पुराने हैसियत में आ गई और वहाँ बोट चलने लगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पहले जब उसी झील में कारें चला करती थी और अब उसी झील में बर्फ के बाद बोट चल रही है। तो आप दोनों तस्वीर देखिए। कुदरत का इसे करिश्मा कहें या ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही ये सारा कुछ हो रहा है। कहीं अचानक से नदियां, जलाशय सूख जाते हैं और वो सड़कों में तब्दील हो जाते हैं। फिर जब अचानक कुदरत की रहम होती है, बर्फबारी हुई, तो वहां पर फिर वो पुराने हालात में आ जाते हैं जहां बोट चलने लगते हैं। दरअसल ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही हो रहा है। अमेरिका में पारे ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पारा -46 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। अमेरिका में ठंड का प्रकोप इतना है कि पाइपों में ही पानी जम रहा है। लोगों का अपने घरों से निकलना दूभर हो गया है। न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड सहित 6 राज्यों में ठंड का कहर अभी भी जारी है। बोस्टन में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि पीढ़ी की सबसे अधिक ठंड बोस्टन में इस साल पड़ रही है। अमेरिका की 60% आबादी पर तूफानों ने कहर बरपाया हुआ है। बम के नाम के चक्रवात के कहर से अमेरिका में 40 लोगों की जान चली गई थी। न्यूयॉर्क के बुफालो में सबसे ज्यादा तबाही बम चक्रवात ने मचाई थी। अब अरकानसास और इलिनियस में बवंडर से भारी तबाही मची हुई है। खतरनाक टॉर्नेडो ने से 18 लोगों की जान फिर चली गई। यूरोपियन यूनियन के मौसम पर नजर रखने वाली कॉर्पनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां मार्च में एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी रूस, पूर्वोत्तर और दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और तटीय अंटार्कटिका औसत से बहुत अधिक गर्म रहे, इसी से उलट पश्चिमी और मध्य उत्तरी अमेरिका औसत से अधिक ठंडे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अंटार्कटिका के समुद्र विस्तार 45 साल के सैटेलाइट डेटा रिकॉर्ड में मार्च के दौरान दूसरी बार औसत से 28% कम हो गया, जिस वजह से अमेरिका में दशकों बाद ऐसी ठंड पड़ रही है। अमेरिका तो छोड़िए, भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत में भी क्लाइमेट चेंज से बुरा हाल है। पिछले साल मार्च में गर्मी ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। कभी भी गर्मी बढ़ रही है तो कभी सर्दी। अति गर्मी और अति ठंड से देश में हर साल 6,55,400 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये अमूमन इतनी ही आंकड़े हैं। हर साल तेज तापमान के कारण 83,700 लोगों की मृत्यु हो रही है।
क्लाइमेट एक्सपर्ट की माने तो वैश्विक औसतन तापमान कम नहीं हो रहा है, तो वहीं ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और इसी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी कम हो रही है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। कश्मीर में हर साल जनवरी फरवरी में 12 इंच से ज्यादा बर्फ गिरती थी। इस बार जनवरी में सिर्फ 4 इंच ही बर्फबारी हुई, तो वहीं मार्च में 13 इंच से ज्यादा बर्फ गिरी। उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर पर हर साल औसतन 55 फीट तक हिमपात होता था। इस बार हिमपात 15 फीट से भी कम हुआ। हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुई। केदारनाथ को छोड़कर बाकी 3 धामों में बर्फ बहुत लेट पड़ी। इस साल 6 जनवरी को दिल्ली का पारा 1.8 डिग्री रहा और ये शिमला से भी ज्यादा ठंडा था। और सिर्फ ठंड ही नहीं, इस साल गर्मी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन का असर ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के पैटर्न दोनों पर पड़ रहा है। आसान भाषा में समझें तो जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग और मौसम मानसून में अस्थिरता को बढ़ा रहा है, जिसके चलते गर्मी के मौसम की अवधि बढ़ रही है और बारिश की अवधि कम हो रही है। 1902 के बाद 2022 में दूसरी सबसे बड़ी तूफान, बाढ़ और सूखे की घटनाएं देखी है। आपको बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उनसे निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वातावरण में इन गैसों की मौजूदगी के कारण सूरज का ताप धरती से बाहर नहीं जा पाता और ऐसी स्थिति में धरती का तापमान बढ़ने लगता है। 19वीं सदी की तुलना में 20वीं सदी में धरती का तापमान लगभग 1.2 सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में CO2 की मात्रा में 50% तक की वृद्धि हो गई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जलवायु पर पड़ा है। इसी कारण ये सब हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पर हमने आपको अपनी बात बताई और विश्लेषण किया कि क्यों मौसम जो है वो करवटें बदल रहा है और उस मौसम की वजह से जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। कहीं जहां सूखा रहता था वहां कारें चलती थी और अब वहां पर फिर बोट दोबारा चल रही है। हैरानी की बात, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जिसके प्रति आपको और हमको सतर्क होना पड़ेगा। सरकारें और विश्व के स्तर के नेता इस पर काम कर रहे हैं। उन्हें समर्थन की जरूरत है जो हम और आप उन्हें दे सकते हैं। अब बड़ी दूसरी खबर जो पाकिस्तान के घुटने टेकने पर है। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। कुछ ऐसी ही हरकत हमारा भिखारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कर रहा था और अकड़ दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसकी औकात नहीं है अकड़ दिखाने की, तो वो घुटने पर आ गया। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर नोटिस भेजा था। पहले पाकिस्तान इसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन जैसे ही नोटिस की मियाद पूरी होने वाली थी, वैसे ही उसकी अकड़ गायब हो गई और बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि सिंधु जल संधि क्या है और भारत ने क्यों पाकिस्तान को नोटिस दिया था और अब क्या भारत इसे तोड़ देगा या तोड़ सकता है और क्यों पाकिस्तान घुटने पर आया। सबसे पहले आपको यह समझाते हैं कि सिंधु जल संधि क्या है और यह कैसे हुई। ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिणी पंजाब में सिंधु नदी की घाटी पर एक बड़ी नहर बनवाई गई। ये नहर उस इलाके के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई और दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में पंजाब को विभाजित किया गया और इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिल गया। बंटवारे के दौरान ही सिंधु नदी घाटी और इसके विशाल नहरों का भी बंटवारा हो गया। विभाजन के बाद इससे होकर मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत पर निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत को बंटवारे से पहले तय किए गए पानी का निश्चित हिस्सा 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना तय हुआ था। 1 अप्रैल 1948 को समझौते की मियाद खत्म हो जाने के बाद भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पर पानी की बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई।
1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियनथल को भारत बुलाया। लिलियनथल पाकिस्तान भी गए और अमेरिका लौटकर सिंधु नदी घाटी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियनथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। करीब एक दशक तक चली इन बैठकों के बाद 19 दिसंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। भारत और पाकिस्तान ने 19 दिसंबर 1960 को सिंधु जल समझौता किया। ब्यास और रावी का पानी भारत के हिस्से में आता है और झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। इस संधि में विश्व बैंक भी एक सिग्नेटरी के रूप में है। संधि के तहत दोनों देशों के जल आयुक्तों को साल में 2 बार मिलना होता है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये चीज क्या ही है और किस वजह से भारत और पाकिस्तान जल संधि को लेकर आपसी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल 2017 से लेकर 2022 के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में से किसी में भी पाकिस्तान ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। वह लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार करता रहा। लिहाजा भारत को मजबूरन नोटिस जारी करना पड़ा और भारत के पास और कोई चारा नहीं था पाकिस्तान को नोटिस जारी करने के अलावा। अब बात करते हैं कि भारत ने किस बात का नोटिस भेजा। भारत ने 27-28 जनवरी को हेग में मध्यस्थता अदालत की सुनवाई में से 2 दिन पहले सिंधु संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया। भारत ने जनवरी में 1960 के सिंधु जल समझौते के लिए संशोधन के लिए संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। दरअसल पाकिस्तान ने संधि के अनुच्छेद 12 का उल्लंघन कर दिया। अब आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या है। दरअसल संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। भारत से जुड़े प्रावधानों के तहत रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का इस्तेमाल परिवहन, बिजली और कृषि के लिए करने का अधिकार भारत को दिया गया है। 2015 में पाकिस्तान ने भारतीय किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का आग्रह किया था। 2016 में पाकिस्तान इस आग्रह से एक तरफा ढंग से पीछे हट गया और इन आपत्तियों को मध्यस्थता अदालत में ले जाने का प्रस्ताव किया, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान का यह एक तरफा कदम संधि के अनुच्छेद 9 में विवादों के निपटारे के लिए बनाए गए तंत्र का उल्लंघन था, क्योंकि दोनों ही देश आपसी सहमति के आधार पर जल समझौते और उनके बीच में कोई अगर खटास आती है तो उस पर बातचीत कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बनाई। इस नोटिस में भारत ने कहा था कि 2017 से 2022 के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में से किसी में भी अपनी मौजूदगी पाकिस्तान ने दर्ज नहीं कराई। पाक लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार करता रहा। अब मजबूरन भारत को नोटिस जारी करना पड़ रहा है। इस नोटिस का मकसद 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान को अंतर सरकारी बातचीत करने का मौका देना है। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले चिनाब नदी पर यह स्थित है जल विद्युत परियोजनाओं योजनाओं पर विवादों को हल करने में पाकिस्तान की हठधर्मिता का हवाला भी इस नोटिस में दिया। भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 90 दिन का वक्त दिया था। अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता है तो भारत इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। यह संधि का हिस्सा है। पाकिस्तान को इस बात का भी डर था कि भारत संधि को तोड़कर पाकिस्तान को जल देने से इनकार न कर दे, इसलिए पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल के अस्थायी आयोग के स्तर पर संधि को लेकर भारत की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार था। पाकिस्तान की एक निचले नदी तट वाला देश है, जबकि भारत ऊंचे तट वाला देश है और निचले तट वाले देश सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन या कोई भौतिक बाधा पैदा नहीं कर सकता। अधिकारियों ने कहा कि संधि में बदलाव पर बातचीत को लेकर फैसला भारत की चिंताओं को सुनने के बाद ही लिया जाएगा। तो फिर पाकिस्तान इस तरह की हठधर्मिता क्यों कर रहा था, यह सवाल उठता है। भारत सरकार के इस नोटिस को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की तरफ से इसके संकेत 2016 में ही दे दिए गए थे। 2016 में उरी हमले के बाद सिंधु संधि समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में भारत ने
मौजूद तमाम अधिकारियों से कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी पाकिस्तान की जो हरकत है वो हमारे यहां आतंकियों को भेज रहा है, अपनी गतिविधियां चालू रख रहा है, हम इस आधार पर पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। और उसी का अर्थ यह हुआ कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यह भारत ने बहुत स्पष्ट कड़े शब्दों में और दो टूक पाकिस्तान को बता दिया था। अब बात सिंधु संधि में क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं। दोनों देशों के लिए सिंधु आयोग के कमिश्नर किसी भी विवादित मुद्दे पर समय समय पर एक दूसरे से मुलाकात करने और समझौते के लिए मिलेंगे, ये प्रावधान रखा गया है। साथ ही जब कोई देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा। दोनों पक्षों की बैठकें होंगी। अगर बैठकों में कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकार को इसे सुलझाना होगा। किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया है। अब बात, क्या भारत समझौता तोड़ सकता है? भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 का हवाला देते हुए यह कहकर पीछे हट सकता है कि पाकिस्तानी चरमपंथी गुटों का उसके खिलाफ इस समझौते का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधि कर रहा है उसमें यह समझौता, उसके तहत यह समझौता नहीं है और इस समझौते का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कहना है कि अगर मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी भी संधि को रद्द किया जा सकता है, लेकिन यह संधि तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। भारत समय समय पर पानी को नियंत्रित करने पर अपने भौगोलिक अधिकारों का हवाला देता आया है। इसके लिए कोई ऐसी चीज इस संधि में उसे बाध्य भी नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की पश्चिमी नदियों में हाइड्रोलॉजिकल बुनियादी ढांचे का अभाव है। वहीं भारत के लिए पाकिस्तान के साथ हुए जल संधि के बारे में कोई भी कड़ा कदम लेने से पहले चीन, बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपने अपने राजनीतिक और राजनयिक हितों का ख्याल रखना आड़े आता है। क्योंकि डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में हमेशा हित स्थायी रहते हैं, तो भारत भी इस नीति पर चलता है। ब्रह्मपुत्र पर चीनी हाइड्रो प्लांट पहले से ही परेशानी का सबब है। यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 63 सालों की दुश्मनी के बावजूद पानी का सौदा अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के साथ भारत के संधि को लेकर बात थी और खास तौर से जल संधि को लेकर। पाकिस्तान में आज अनाज के लिए लोग मुहताज हैं, आटे की लाइनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, केले के ठेले लूटे जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को पानी देना भी हम बंद कर दें तो वहाँ के हालात आप समझ सकते हैं। ये वही पाकिस्तान है जो हमारे साथ हमेशा खून की होली खेलता है, लेकिन भारत की दरियादिल देखिए कि उसने आज भी उसे पानी देने का जो तरीका है उसे बदस्तूर जारी रखा है। खैर, अब दूसरी बड़ी खबर कि आप सेहतमंद हैं तो सब कुछ आपके हाथ में है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और हम मंगल कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी हम और आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से आप तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और बीमारियों का शुरुआत में ही पता लगा सकते हैं। इससे इलाज कराने में आसानी होती है। लोगों को हेल्थ समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। यानी आज के दिन ही ये मनाया जाता है जहां आप अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर कुछ सोचते हैं। इसी वजह से आज हम उन बातों का विश्लेषण आपके साथ करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के अलावा लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही नई रिसर्च और दवाओं के बारे में जागरूक करना भी इस दिन का उद्देश्य है। आज के दिन की शुरुआत WHO ने की थी। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कमजोर लोगों की सेवा करना और दुनिया को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के लिए WHO की स्थापना 1948 में की गई। दुनिया के तमाम देशों ने एक साथ मिलकर WHO की नींव रखी थी ताकि लोगों को हेल्दी रखने में मदद मिल सके। इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत WHO के फाउंडेशन डे के रूप में की गई थी।
इसके 2 साल बाद 1950 में पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। आपको बता दें कि WHO हर वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए थीम निर्धारित करता है और इस दिन उसी थीम के आधार पर मनाया जाता है। इस बार भी इसकी कुछ थीम खास है। इस वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है, जिसका मतलब है स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है जिसे हम और आप दोनों मानते हैं। जब भी किसी को स्वास्थ्य के संबंध में मदद चाहिए वो उसे मिले, उसे पैसों के अभाव में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ये सरकार का दायित्व है और किसी भी देश की संविधान भी ये इजाजत देती है। तो ये बात हुई WHO की। अब कुछ सेहत की भी बात कर लेते हैं। अच्छी सेहत के लिए बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज से बचने के लिए ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना जरूरी है। इसलिए डायबिटीज से बचने के लिए हर उम्र के लोग भोजन में सलाद का इस्तेमाल जरूर शामिल करें। सप्ताह में 150 मिनट की एक्सरसाइज भी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कैंसर की। फास्ट फूड और पैकेट फूड 30% कैंसर का खतरा बनाती है, इसलिए फास्ट फूड खाना कम करें। यह खतरा 30% घट जाएगा। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी न्यूरो की समस्या में महिलाओं को खतरा ज्यादा होता है, इसलिए महिलाएं रोज 20 मिनट सुबह धूप में बिताएं ताकि उन्हें न्यूरो की समस्या ना हो। हड्डियां लीवर टिश्यू से टूटती हैं और बनती रहती हैं, इसलिए हर मौसम में खट्टे फल खाएं, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। इसके बाद खास तौर से दिल की हार्ट अटैक से बचने के लिए ताजी हवा जरूरी है। टीवी कम देखें, रिमोट से दूरी बनाएं। दांतों की खराब सेहत दिल को खतरे में डालती है, इसलिए दांत हमेशा साफ रखें। आंवला, चुकंदर, मखाना और मोटे अनाज दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। किडनी की बीमारी से बचने के लिए रात को 8 बजे के बाद भोजन करने से बचें। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप ना करें, लेकिन बचें। और रोजाना 1 चम्मच से ज्यादा नमक ना खाएं। मोटापा घटाने के लिए भोजन का आधा हिस्सा फल और सब्जियों का ही लें। दूध, दालें, नट्स की मात्रा खाने में ज्यादा रखें, इससे भी मोटापा कम होगा। अब बात उम्र को रोकने की, इसलिए हम आपको बुढ़ापे की रफ्तार कम करने वाली एक्सरसाइज बताते हैं ताकि आप हमेशा जवान दिखें। तो उसके लिए आपको साइकिलिंग करनी चाहिए, दिमागी कसरत करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, हाई इंपैक्ट मूवमेंट यानी कि रस्सी से कूदना, जंप करने वाली चीजें करनी चाहिए, हाथ व पैरों को क्रॉस करने वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, पंजों के बल खड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी समय मिले सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब वेट लिफ्टिंग, बहुत भारी नहीं, साधारण सी चीज, लेकिन आप एक्सरसाइज जरूर करें। अब आपकी नींद कितनी होनी चाहिए ये भी हम बताएं ताकि आप स्वस्थ रहें। 18 की उम्र तक आपके लिए 1 घंटे खेल और 8 घंटे नींद जरूरी है। 18 से 64 की उम्र वाले लोग हफ्ते में 5 घंटे एक्सरसाइज जरूर करें। 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। 65 साल से ऊपर के लोग रोज 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स लें और कम से कम 7 से 8 घंटे उन्हें सोना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आपके शरीर के हर अंग के लिए कौन सा फूड यानी कौन सा भोजन जरूरी है और अच्छा रहेगा, जिससे वो अंग बिल्कुल फिट रहेगा। सबसे पहले बात दिल की। दिल को ठीक रखने के लिए सेब और बेरीज खाएं। आंखों को ठीक रखने के लिए पालक और ब्रोकली खाएं। भोजन में 50 से 60 ग्राम सब्जियां जरूर खाएं। दिमाग के लिए असली सोयाबीन राजमा खाएं। त्वचा के लिए गाजर, टमाटर और कद्दू खाएं। हड्डियों के लिए दूध और पत्तेदार सब्जियां खाएं। लीवर के लिए प्याज, लहसुन सबसे ज्यादा उपयोगी है। किडनी के लिए पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करती हैं। खून साफ रखने के लिए खजूर, चुकंदर को जरूर खाएं। मांसपेशियों के लिए सोयाबीन खाएं। सोयाबीन से हाई प्रोटीन डाइट मिलती है। तो आपके शरीर के लिए भोजन के साथ साथ व्यायाम कितना जरूरी है ये आपने देखा समझा होगा, और इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की खुद की होती है, उनके परिवार की होती है, उनके मित्रों की होती है, कि ताकि उनको सही सलाह दी जाए। रोजाना वॉक करना और उस वॉक को एक तरीके से अपनी डेली रूटीन में शामिल करना आपको शुमार करना पड़ेगा। तो न्यूज़ इनसाइट में आपको हमने आज का विश्लेषण बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज न्यूज़ इनसाइट में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत 24।